नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए एक वायरल पेपर लेकर आया हूं जो कि है पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान का आपका पेपर है ये आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आपकी 6 अप्रैल 2023 को आपका पेपर होगा, वो होगा 12th बोर्ड का। ठीक है, 12th बोर्ड का आपका पेपर 6 अप्रैल को होने वाला है और उस पेपर को देने से पहले आप इस पेपर को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें से आपको 50 से 60% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी यहाँ से मैं बताते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको इसे क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप इनके आंसर लिख लेना और बाद में एक बार दोबारा से फेर लेना या इनको याद कर लेना। तो आपका ये राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर है ये आपका 6 अप्रैल का है। अभी यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये आपको मैं बता देता हूँ इसका जो प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक न्याय का। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रूप के अनुरूप बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सेकंड क्वेश्चन है, धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। यह कथन किस विद्वान का है? किसका है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखो, विवेकानंद के अनुसार, यानी कि स्वामी विवेकानंद का ये कथन है कि धर्म मनुष्य में पहले से मौजूद देवत्व की अभिव्यक्ति है। तो स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार वर्ग का क्या अभिप्राय है? देखिए, इसके अनुसार, देखो, मार्क्स के अनुसार एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है और दूसरा वह है जो केवल शारीरिक श्रम करता है। ठीक है, इनके आंसर मैं बताते चल रहा हूँ, आप एक बार देख लेना। वर्तमान में नीति NITI आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है यह आपको पता करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी छात्रों को ऑब्वियसली पता होगा कि कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है जून 5 को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखित व निर्मित क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? देखिए, भारतीय संविधान को लिखित और निर्मित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पूर्व भारत में नियमों को लिपिबंद नहीं किया गया था, केवल नीति शास्त्र के अनुसार राजतंत्र चलाया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत में कानून को विचार कर बनाया गया, उसका निर्माण किया गया और उसको लिखित में लिखा गया, इसलिए यह निर्मित भी है और लिखित भी है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, बाल श्रम के निषेध के लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? क्या की गई है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, बाल श्रम को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रमुख राष्ट्रीय कानूनी विकास में निम्नलिखित शामिल है। बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1986, यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 13 पेशा और 57 प्रक्रियाओं में, जिन्हें बच्चों को एक तरीके से बोल सकते हो, व्यवस्था की गई है। और 9वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? आपको ये पता होना चाहिए, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सदस्यों की संख्या इनमें 193, यानी कि टोटल 193 सदस्य है। और USA में है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, ASEAN का सचिवालय कहाँ है? कहाँ पर है? देखो, इसका इंडोनेशिया बोल सकते हो, आसियान इसका जो सचिवालय है वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन, शक्ति एवं प्रभाव में 2 अंतर बताइए। शक्ति और प्रभाव में अंतर क्या है? तो वो अब मैं आपको, चलिए मैं क्लियर करता हूँ। शक्ति और प्रभाव में अंतर क्या हो सकते हैं? ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर क्लियर करते हैं आप सभी। शक्ति तथा बल में अंतर, पहला शक्ति तीसरा सी, जबकि अच्छा ये है। तो शक्ति और प्रभाव में कोई 2 अंतर आपको मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा वेट करिए।
प्रभाव और शक्ति के बीच में अंतर। ठीक है, देखो प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अवधारणा परिभाषा इसको छोड़िए आप। देखो प्रभाव और शक्ति। प्रभाव क्या है? देखो प्रभाव किसी व्यक्ति के विश्वासों और कार्यों का प्रभाव पैदा करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रभाव से सम्मान मिलता है। शक्ति के विपरीत प्रभाव में इस तरह का एक जादू है कि प्रभावशाली व्यक्ति के अभाव में भी वांछित तरीके से काम करते रहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रभाव हो गया। ठीक है, शक्ति आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के कोई दो आधारभूत तत्व बताइए। तो वो तत्व क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो समानता होती क्या है। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, समानता होती क्या है। सामाजिक संदर्भों में समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान यानी अलग अलग नहीं और अधिकार या प्रतिष्ठा यानी स्टेटस रखते हैं। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समान अधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकार, सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान पहुंच आदि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन क्या है, आपके मतानुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एक मिनट। राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। वो सुझाव आपको देने हैं। देखिए राजनीतिक सहभागिता को लेकर मैं आपको सुझाव भी बता देता हूँ। इसके क्या सुझाव हो सकते हैं राजनीतिक सहभागिता को लेकर, अभी देखते हैं। देखो फर्स्ट में तो आपको राजनीतिक सहभागिता का मैं बता देता हूँ बारे में क्या होती है। देखो राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर जब व्यक्ति भाग लेने लगते हैं तब सामान्य भाषा में उसे राजनीतिक सहभागिता के नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर व्यक्तियों के कार्य जो सरकार की निर्णय कार्य प्रक्रिया को पूरी करते हैं राजनीतिक सहभागिता कहे जाते हैं। एप्टर ने कहा था कि राजनीति की ओर नागरिकों का दृष्टिकोण एवं झुकाव ही राजनीतिक सहभागिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके मतानुसार इसका आंसर आप खुद से दे लेना। 15वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा 15? वैश्वीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उत्तरदायी है, स्पष्ट कीजिए। ये आपको उत्तरदायी है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए वैश्वीकरण का आपको पता नहीं होगा वैश्वीकरण का, और ये उत्तरदायी क्यों है वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कोई दो उपाय सुझाइए। कोई दो उपाय आपको सुझाना है। देखो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय, देखो गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा। ऐसी मशीनों का उपयोग होगा जिससे CFC गैसें कम निकलती है। ठीक है, CFC गैसें फ्रिज से निकलती है, साथ में एसी वगैरह से निकलती है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे हैं। यानी कि वार्मिंग यानी गर्माहट के, जैसे कि अभी जैसे धूप वगैरह ज़्यादा पड़ने लग रही है। बाकी एक अंटार्कटिका पर एक छेद भी देखा गया था जो कि ओजोन परत में देखा गया था। देखो सूर्य के द्वारा जो आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोका जाता है ओजोन परत के द्वारा, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट किसी की त्वचा पर पड़ेगी तो वहाँ पर दाद, खुजली या रोग स्टार्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में किन्हीं मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है? किन्हें किया गया? भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन के लिए किन्हें एक तरीके से, देखो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है, वह एक तरीके से दे सकती है। ठीक है, एक बार इसका आंसर खुद से देख लेना। 18वां क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कठिन है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकारों की विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता के 4 प्रकार, देखो स्वतंत्रता के प्रकार भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीके से राजनीतिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। सेकंड, आर्थिक स्वतंत्रता
प्राकृतिक स्वतंत्रता, फोर्थ है नागरिक स्वतंत्रता, पांचवा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, छठा है स्वाभाविक स्वतंत्रता, सातवां सामाजिक स्वतंत्रता, आठवां सांस्कृतिक स्वतंत्रता। तो ये एक तरीके से इसके प्रकार है स्वतंत्रता के। और 20वां क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो निर्धारक तत्व क्या है, जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। राजनीति के निर्धारक तत्व देखो क्या रहते हैं, एक मिनट में देखता हूँ। निर्धारक तत्व कोई 3 मुख्य कारणों से तैयार होते हैं। निर्धारक तत्व जैसे एक तो व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, व्यक्ति की राजनीतिक आस्थाओं और विश्वास की संतुष्टि के लिए। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व जैसे फर्स्ट हो गया जैसे की प्रकृति का निर्धारण करने वाले कारक निम्न है। एक तो जैसे ऐतिहासिक आधार हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं, भौगोलिक आधार हो गया, सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार हो गया, धार्मिक विश्वास हो गया, समाज की सामान्य संस्कृति हो गई, विचारधारा हो गया, राजनीतिक सहभागिता हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें खुद से देख लेना एक बार, और बाकी चीज़ें बाकी 21वां क्वेश्चन आप खुद से देख लेना। भारतीय संविधान से संबंध निम्न को सुमूलित कीजिए। तो संविधान का भाग 3, तो मौलिक अधिकार, देखिए संविधान का भाग 3 अभी आपको पता लग जाएगा कौन किससे है। संविधान का भाग 3 देखो संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, तो संविधान भाग 3 आ जाएगा मौलिक अधिकार में। यहाँ पर बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 किस में आएगा, तो वो यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए यह आएगा आपका राजनीति के निर्देशक, ये संविधान का भाग 4 आएगा, यानी कि संविधान का भाग 3 आ जाएगा मौलिक अधिकार से, संविधान का भाग 4 आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए। और जो अनुच्छेद 14 किसके अधीन आएगा, तो यह आएगा विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, यह अनुच्छेद 14 इसके अनुसार आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके अनुच्छेद जो है 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 आपको पता है ऑब्वियसली, वो आएगा अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत है। देखो अभी इनका मिलान हो जाएगा। ए ऑप्शन का तो आएगा मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन का आएगा 4th नंबर का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 14 का आएगा विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 17 का आएगा अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, इनका मैच हो गया, एक बार देख लिया आपने तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है आपके अनुसार भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के कौन से लक्षण है, किन्हीं 4 की विवेचना कीजिए। खुद को आपको करना है। 24वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित। अब देखो भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। महत्व को आपको स्पष्ट करना है। देखिए नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य क्या होता है, फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद में यह स्पष्ट यह किया गया है कि राज्य का वही अर्थ मूल अधिकारों के संबंध में होता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य विधानमंडल और कार्यपालिका तथा क्षेत्रीय और अन्य अधिकारियों के समक्ष एक मानदंड रखना है जिस पर उनकी सफलता और असफलता की जांच की जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ है जो मैंने बता दिया आप सभी को। 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? लोकतंत्र के। जातिवाद लोकतंत्र के लिए खतरा ही है एक तरीके से, क्योंकि इसमें विशेष समुदाय एक तरीके से बट जाता है। 26वां क्वेश्चन है आपके मतानुसार गठबंधन की राजनीति के कोई 4 लाभों को आप अपनी बुक से देख लेना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के सदस्य राष्ट्रों के नाम लिखित एवं संगठन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ये बार खुद से देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हैं परंपरागत और अपरंपरागत, बाकी ये देख लेना। ये पूरा पेपर हो गया आपका, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी के लास्ट के क्वेश्चन है वो आप खुद एक बार ट्राई कर लेना, आपकी बुक से देखने को मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए